अस्सी का दशक आज़ाद भारत के इतिहास में भारी उथल पुथल का दशक था। इस दशक का पहला साल यानी 1980 जयप्रकाश नारायण के बनाए जनता परिवार के तितर बितर होने और इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के साथ शुरू हुआ। इंदिरा गांधी को सत्ता संभालने के साथ ही पंजाब प्रांत में अलगाववाद से निपटने की चुनौती आ खड़ी हुई। अपने राजनीतिक वारिस संजय गांधी की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुकी इंदिरा ने 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेज अपने आलोचकों को चिता दिया कि उनके इरादे चट्टान की तरह अडिग हैं। अपने इस दुस्साहस की कीमत उन्हें अपने प्राण देकर चुकानी पड़ी। उनकी हत्या के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। राजीव नई आशाओं का सूरज बन भारतीय राजनीति के आकाश में उभरे थे। भ्रष्टाचार को आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कलंक बताने वाले राजीव ने अपने भरोसेमंद सहयोगी विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्री बनाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के रेड राज से उद्योग जगत त्राही त्राही करने लगा। उन्होंने राजीव गांधी के सबसे करीबी मित्र सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन और रिलायंस समूह को भी अपने रेड राज के जाल में ले लिया। भारी दबाव के चलते राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्रालय से हटा रक्षा मंत्री का पद दिया। वीपी सिंह ने रक्षा सौदों में दलाली को अपना निशाना बनाना शुरू किया कि तभी 1987 में स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी के साथ में तोप सौदे में दलाली की खबर ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। वीपी सिंह की महत्वाकांक्षा तब तक आसमान छूने लगी थी। अपनी ईमानदार छवि स्थापित कर चुके वीपी सिंह राजीव गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने का मन बना चुके थे। राजीव ने उन्हें बर्खास्त किया तो वे विपक्षी दलों की धुरी बन गए। एक तरफ देश की फिजा में भ्रष्टाचार के किस्से तैर रहे थे तो दूसरी तरफ भाजपा राम का नाम लेकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाने में सफल होती नजर आ रही थी। ऐसे में नवाबों के शहर लखनऊ में 23 जुलाई 1988 की शाम 5 गोलियों की गूंज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंची। इन गोलियों का निशाना बने नौजवान की कहानी आज़ाद भारत के अनसुलझे अपराध की तीसरी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी नौजवान की कहानी जो खाक से उठ आसमान तक पहुंचा। जब वह अपने परवाज़ को और ऊपर ले जाने की मुकम्मल कोशिश करने में जुटा था, उसकी उड़ान इन 5 गोलियों ने हमेशा के लिए ज़मींदोज़ कर दी। इस खून के छींटे एक राजा के दामन तक पहुँचे। इस खून ने इश्क को बदनामी दिलाई, लेकिन ना तो राजा का कुछ बिगड़ा, ना ही इस अपराध का पर्दाफाश हो सका। जिगर और दिल का खून होता है, जिगर और दिल का खून होता है, रफ्ता रफ्ता जुनून होता है। सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आज़ाद भारत के अनसुलझे अपराध, अनसॉल्व्ड क्राइम मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में एक ऐसे केस के बारे में बताना जा रहा हूं जिसमें इश्क है, सेक्स है, धोखा है और हत्या है। हत्या एक ऐसे नौजवान की जिसने मात्र 18 बरस की उम्र में इतिहास रच दिया था, जो मात्र 18 बरस की उम्र में पूरे देश में एक नाम बन चुका था। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इस युवक के अतीत की ओर और आपको जोड़ता हूं इस एक ऐसे हत्याकांड से जो आज तक नहीं सुलझा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गांव कर्मा में 1962 में एक निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्म लिया सैयद हसन जैदी ने 16 वर्ष की उम्र में ही इस बालक ने अपनी पहचान विश्व स्तरीय बना ली। इस पहचान का कारण था इस नवयुवक की खेल प्रतिभा। 18 वर्ष की उम्र में इसने बैडमिंटन में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीत इतिहास रच डाला था। 3 साल बाद इस नवयुवक ने पूरे देश का ध्यान तब अपनी तरफ खींचने में सफलता पा ली जब इसने 9 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी प्रकाश पादुकोणे को एक
प्रतिस्पर्धा में हरा दिया। इस जीत के बाद सैयद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8 बार नेशनल चैंपियनशिप, 1983 में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती और 1982 के एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भारत सरकार ने इस होनहार खिलाड़ी को 1981 में खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्जुन अवार्ड दिया। स्पोर्ट्स कोटे से इसको रेल मंत्रालय में नौकरी दी गई। सैयद हसन, जिसका नाम गलती से सरकारी रिकॉर्ड्स में सैयद मोदी दर्ज हो गया था, अपनी खेल प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ता चला गया। 16 बरस की उम्र में इसको इश्क हो गया। चीन के राजधानी बीजिंग में एक खेल स्पर्धा में भारतीय पुरुष टीम की ओर से पहुंचे सैयद हसन जैदी की मुलाकात हुई महिला टीम की 16 बरस की खिलाड़ी अमिता कुलकर्णी से। अमिता कुलकर्णी को पहले ही नज़र में सैयद हसन जैदी से और सैयद हसन जैदी को अमिता से प्यार हो गया। दोनों के परिवार इस रिश्ते से बेहद नाखुश थे। अमिता कुलकर्णी एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त परिवार से आती थीं, जबकि सैयद हसन जैदी और सैयद मोदी एक बहुत निम्न वर्गीय परिवार से आते थे। दोनों ने अपने परिवारों की परवाह नहीं की और 1984 में इन दोनों ने लखनऊ में शादी कर ली। लेकिन इस बीच दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसने बाद में चल के इन दोनों के जीवन में भारी तूफान ला खड़ा किया। 1983 में ही अमिता कुलकर्णी की मुलाकात तत्कालीन खेल मंत्री उत्तर प्रदेश से हुई। यह शख्स था उत्तर प्रदेश का एक रसूखदार राजनेता, अमेठी की रियासत का वारिस संजय सिंह। कहा जाता है उत्तर प्रदेश का खेल मंत्री रहते संजय सिंह की मुलाकात अमिता कुलकर्णी से हुई, जो आगे चलकर अंतरंग संबंधों में बदल गई। सैयद मोदी को इन संबंधों पर खासा ऐतराज़ था। मोदी ने इसके चलते लखनऊ छोड़ने का ही मन बना लिया था। 1988 में सैयद मोदी ने रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया कि उसका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत नाखुश था संजय सिंह और अपनी पत्नी अमिता मोदी के अंतरंग संबंधों से। लेकिन इस बीच अमिता मोदी अपनी शादी के 4 बरस बाद गर्भवती हो गईं। कहा जाता है कि सैयद मोदी को शक था कि अमिता के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका ना होकर संजय सिंह का है। जैसा बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने अपनी जांच में कहा, अमिता ने ना तो कभी संजय सिंह से अपने रिश्तों को छुपाया, ना ही मोदी के शक पर उसे कोई सफाई दी। मई 1988 में अमिता ने एक बच्ची को मुंबई में अपने माता पिता के घर में जन्म दिया। इस बच्ची के जन्म के 2 माह बाद ही लखनऊ के प्रसिद्ध खेल मैदान KD सिंह बाबू स्टेडियम के गेट नंबर 7 के सामने प्रैक्टिस करके शाम को वापस लौट रहे सैयद मोदी की गोली मार के हत्या कर दी गई। इस हत्या की गूंज लखनऊ से दिल्ली और यहाँ से पूरी दुनिया में फैली। एक राइजिंग स्टार की हत्या से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन ND तिवारी सरकार सकते में आ गई और भारी जन दबाव के चलते मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। खेल की दुनिया के सुपरस्टार की हत्या पर तत्कालीन राष्ट्रपति और तत्कालीन प्रधानमंत्री तक को विचलित कर दिया। यही वो समय था जब VP सिंह बागी हो राजीव गांधी के खिलाफ देश में माहौल तैयार करने में जुटे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील राम जेठमलानी ने राजीव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और राजीव गांधी ने उन्हें बार्किंग डॉग की उपाधि दे डाली थी। कभी गांधी परिवार के अत्यंत विश्वस्त संजय और राजीव गांधी के मित्र रहे संजय सिंह भी कांग्रेस छोड़कर अपनी पत्नी गरिमा सिंह के साथ उनके दूर के रिश्तेदार VP सिंह के बनाए जन मोर्चा में शामिल हो गए थे। CBI ने अपनी जांच में संजय सिंह पर शिकंजा कसना शुरू किया। दरअसल इस हत्याकांड के बाद से ही लखनऊ में संजय सिंह और अमिता मोदी के संबंधों को लेकर कई तरह की बात उठने लगी थी। चर्चा एक प्रेम त्रिकोण की भी हो रही थी, जिसमें संजय सिंह, अमिता मोदी और सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय सहारा का नाम सामने आने लगा था। CBI ने अपनी जांच के दौरान कई अहम सुराग जुटाए, जिनकी बिना पर पहले अमिता और फिर संजय सिंह को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई थी जब राजीव गांधी का राजनीतिक करियर ढलान पर था और विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में देश एक नए नायक को तलाश पाने में सफल हो चुका था। देश के 2 बड़े संपादक
द हिंदू के एन राम और इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शौरी ने राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स को लेकर मोर्चा खोल रखा था। इन दो दिग्गज पत्रकारों ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई ने अपना काम भारी दबाव में जारी रखा। नवंबर 1988 को उसने अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल की, जिसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये 7 लोग थे संजय सिंह, अमिता मोदी, संजय सिंह के अत्यंत विश्वस्त और अमेठी के एक रसूखदार नेता अखिलेश सिंह, उनके साथी जितेंद्र सिंह, भगवती सिंह और बलई सिंह। और यहाँ से जो सीबीआई ने अपनी जांच की, उससे एक बहुत ही कड़वा सच सामने आया, और वो सच था इनके दरकते रिश्तों की कहानी। अमिता कुलकर्णी उर्फ अमिता मोदी, सैयद मोदी और संजय सिंह के बीच चल रहे तनाव की कहानी। सीबीआई ने 21 अगस्त 1988 को अमिता सिंह और 3 सितंबर 1988 को संजय सिंह को सैयद मोदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई के पास इन दोनों के खिलाफ अकाट्य सबूत थे। सीबीआई की जांच से अमिता और संजय सिंह के रिश्तों की बाबत कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। अमिता मोदी संजय सिंह के प्रगाढ़ रिश्ते 1983 में ही हो चुके थे, यानी जिन दिनों सैयद मोदी और अमिता कुलकर्णी का प्रेम प्रवान चढ़ रहा था, उसी बीच संजय सिंह की एंट्री अमिता मोदी के जीवन में हो चुकी थी। अमिता ने संजय सिंह के चलते ही रेलवे मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी छोड़, जो उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के चलते मिली थी, उत्तर प्रदेश सरकार ज्वाइन कर ली थी। और जिस विभाग के संजय सिंह मंत्री थे, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के, उसमें उनको अफसर का पद दे दिया गया था। सीबीआई ने पाया कि अमिता सिंह डायरी लिखा करती थी। सीबीआई के हाथ में वो डायरी लगी, जिसमें अमिता ने अपने और संजय सिंह के रिश्तों की बाबत बहुत खुलासे से लिखा था। सीबीआई के हाथ अमिता मोदी की मां के 1984 में, यानी जब सैयद मोदी और अमिता मोदी कुलकर्णी की शादी हुई थी, तब की 3 चिट्ठियां लगीं, जिसमें अमिता की मां पुष्पा कुलकर्णी ने अपनी बेटी को सलाह दी थी कि कैसे इस त्रिकोणीय प्यार को उसे संभाल कर रखना है, यानी कि उसे अपना रिश्ता सैयद मोदी से भी बनाए रखना है और संजय सिंह से भी। सीबीआई के पास हत्यारों की पहचान करने वाले चश्मदीद गवाह भी थे, और उन्हें 38 बोर की वो रिवॉल्वर भी मिल गई, जिसकी 5 गोलियों के चलते सैयद मोदी ने अपने प्राण गंवा दिए थे। इतना ही नहीं, हत्यारे जिस कार में आए थे, उसे भी सीबीआई ने बरामद करने में सफलता पाई थी। 7 नवंबर 1998 को सीबीआई ने 7 अभियुक्तों के खिलाफ लखनऊ के सत्र न्यायालय में चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने संजय सिंह और अमिता मोदी को हत्या का षड्यंत्र रचने तथा अखिलेश सिंह, अमर बहादुर, भगवती सिंह, बलई सिंह और जितेंद्र पर हत्या करने का चार्ज लगाया। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया कि संजय सिंह और अमिता मोदी के बीच के अवैध संबंध अमिता के सैयद मोदी से शादी के बाद भी बने रहे, जिनको लेकर इन दोनों में भारी तनाव रहता था और झगड़े होते थे। सैयद मोदी लखनऊ छोड़ के मुंबई जाना चाहते थे। 1988 में उनका तबादला लखनऊ से मुंबई हो भी गया था, लेकिन इसी बीच सैयद मोदी की हत्या कर दी गई। सीबीआई ने यह कहा, यह हत्या इसी कारण हुई क्योंकि अमिता लखनऊ छोड़ के नहीं जाना चाहती थीं, वो संजय सिंह के साथ ही रहना चाहती थीं। इस बीच शादी के 4 साल बाद अमिता गर्भवती भी हो गईं, और सैयद मोदी को पूरा शक हो गया कि बच्चा उनका नहीं बल्कि संजय सिंह का है। सीबीआई के मुताबिक अमिता मोदी और संजय सिंह ने तब तय किया कि अब वक्त आ गया है सैयद मोदी को ठिकाने लगा दिया जाए। संजय सिंह ने इसके लिए मदद ली अमेठी के ही एक नेता, कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह की, जिन पर हत्या के कई मुकदमे चल रहे थे। अखिलेश सिंह ने, जिन पर मैंने आपको बताया पहले से ही कई मुकदमे चल रहे थे, अपने 3 विश्वस्त साथियों को इस षड्यंत्र में लिया, जिनका नाम बलई सिंह, अमर बहादुर और जितेंद्र है। 20 जुलाई 1988 को बकौल सीबीआई अखिलेश ने एक शार्प शूटर भगवती सिंह की मुलाकात संजय सिंह से कराई। लखनऊ के रॉयल होटल में प्लानिंग की गई और फिर सैयद मोदी की 24 जुलाई 1988 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने हत्या कर दी गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह और अमिता मोदी को मुख्य अभियुक्त बताया और उनके अवैध संबंधों को इस हत्याकांड के पीछे का मोटिव बताया, उद्देश्य बताया। सीबीआई ने पुख्ता सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुटाए। इतना ही नहीं, भाड़े के हत्यारों का कनेक्शन भी सीबीआई ने संजय सिंह से जोड़ा।
सीबीआई के पास इन भाड़े के हत्यारों का कन्फेशन भी मौजूद था। चार्जशीट दाखिल होने और मामले की सुनवाई के बीच में ही देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो गया। कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई और जनमोर्चा के नेता वीपी सिंह, उसी जनमोर्चा के नेता जिसमें उनके दूर के रिश्तेदार संजय सिंह शामिल हो चुके थे, सत्ता में आ गए और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह 21 दिसंबर 1989 को देश के प्रधानमंत्री बने और सितंबर 1990 के दिन लखनऊ के सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओपी प्रधान ने संजय सिंह और अमिता मोदी पर पुख्ता सबूत न होने की बात कह उनका नाम चार्जशीट से हटा दिया। सीबीआई के लिए एक बड़ा धक्का था। सीबीआई की एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के मोटिव को भी जज ने खारिज कर दिया और एक ऐसा मुकदमा चलाने की इजाज़त दी बाकी बचे 5 आरोपियों पर जिसका कोई उद्देश्य नहीं था, अ मर्डर विदाउट मोटिव। जज ने अमिता मोदी और संजय सिंह का नाम तो हटाया, लेकिन 5 अन्य अपराधियों पर मुकदमा चलाने की परमिशन दी। ऐसे अपराधियों को जिनके पास सैयद मोदी को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। सीबीआई ने इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की संजय सिंह और अमिता मोदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी और 1996 में 1996 में सीबीआई को एक बड़ा झटका तब लगा जब अखिलेश सिंह को भी कोर्ट से बरी कर दिया गया। 1996 आते आते सीबीआई का केस पूरी तरह डैमेज हो चुका था। 7 में से 3 अभियुक्त संजय सिंह, अमिता मोदी और अखिलेश सिंह बरी हो चुके थे, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी होना था। जेल से बेल पर बाहर आए अमर बहादुर सिंह का मर्डर हो गया और उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में बलई सिंह भी मरा पाया गया। जाहिर है ना तो अमर सिंह के मर्डर की तहकीकात से कुछ पता चला, ना ही बलय सिंह की मौत का ही राज आज तक खुल पाया। बाकी बचे भगवती सिंह, जो शार्प शूटर बताया गया था, उसको 2009 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, सार यह है कि बगैर किसी मोटिव, बगैर किसी उद्देश्य के लिए सैयद मोदी मार दिया गया। सार यह है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। अमेठी रियासत के पूर्व राजवंश के वारिस संजय सिंह, जो संजय गांधी और राजीव गांधी के मित्र हुआ करते थे, उन्होंने इस केस की दूसरी अभियुक्त अमिता मोदी से आगे चलकर शादी कर ली। सार यह है कि राजनीति में सब कुछ चलता है। जो दिन के उजाले में दिखता वही सच नहीं होता। सच दरअसल वह होता है जो राजनीति करने वाले हमें बताते हैं। सत्ता से बाहर निकली कांग्रेस ने संजय सिंह को लेकर 1990 में संसद में भारी हंगामा किया था। दरअसल 7 अगस्त 1990 को संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। उनकी शपथ के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने भारी हंगामा काटा। नारे लगे थे, जो सैयद मोदी का हत्यारा है, वीपी सिंह को वो प्यारा है। त्रासदी देखिए, ट्रेजेडी देखिए। वीपी सिंह की सरकार मात्र 11 महीने के बाद गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने, तब यही व्यक्ति जिसके लिए कांग्रेस के सांसदों ने नारे लगाए थे कि जो सैयद मोदी का हत्यारा है वो वीपी सिंह को प्यारा है, कांग्रेस से बनी केंद्र की सरकार में मंत्री बन गए। चंद्रशेखर की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए और कांग्रेस शांत रही। अपने चाल, चरित्र और चेहरे पर गुमान करने वाली भाजपा ने भी कभी संजय सिंह से परहेज नहीं किया। संजय सिंह 1998 में भाजपा में शामिल हो गए। गांधी परिवार को पानी पी पी कर कोसने वाले संजय सिंह 21वीं सदी की शुरुआत में एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। उनकी दूसरी पत्नी अमिता मोदी भी, जिनको अब अमिता सिंह कह के पुकारा जाता है, उनके साथ ही पहले भाजपा में गईं और फिर कांग्रेस में चली गईं। विधायक और मंत्री बनी। संजय सिंह भी मंत्री बने और उनकी पत्नी यानी कि सैयद मोदी की विधवा अमिता सिंह भी संजय सिंह से विवाह रचाने के बाद विधायक बनी। कांग्रेस से भी बनी, भाजपा से भी बनी और मंत्री भी बनी उत्तर प्रदेश की सरकार में। अमिता और संजय सिंह ने 2019 में एक बार फिर कांग्रेस छोड़ भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का सपना दिखाने वाली भाजपा का दामन थाम लिया है। सैयद मोदी हत्याकांड के आरोपी रहे अखिलेश सिंह भी राजनीति में बड़ा नाम अपनी मृत्यु तक बने रहे। 5 बार वो रायबरेली सदर की सीट से विधायक बने।
कई हत्याओं के आरोपी संजय सिंह से भी किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई परहेज नहीं किया, ना ही किसी को फर्क पड़ा कि जिन्हें वो टिकट दे रहे हैं या उस जनता को फर्क पड़ा जो उन्हें वोट दे रही है कि उन पर देश की शान कहे जाने वाले सैयद मोदी की हत्या का कभी आरोप लगा था। संजय सिंह और अमिता मोदी को बरी करने वाले जज ओपी प्रधान भी आगे चलकर हाई कोर्ट के जज बने। जिंदगी चलती रही सभी के लिए, वक्त ठहरा तो केवल सैयद हसन जैदी के गरीब बूढ़े माँ बाप के लिए, जिनकी सुध किसी ने नहीं ली। यहाँ तक कि सैयद मोदी का सारा पैसा भी उनकी विधवा अमिता मोदी को मिला, जिन्होंने उनकी हत्या के कुछ समय बाद ही संजय सिंह के साथ शादी कर ली थी। अब कभी कभी इस मामले का जिक्र होता है, कभी कभी तब जब सीबीआई का कोई अधिकारी अपनी मेमोरीज़ को लिखता है, अपनी आत्मकथा लिखता है, जैसे सीबीआई की ओर से इस मामले की जांच कर रहे सुमित कुमार दत्ता ने अपनी किताब में लिखा है, जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब टॉप कॉल रिकॉल्स में लिखा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की ओर से सीबीआई पर भारी दबाव बनाया गया था कि वो इस केस के अभियुक्तों को बचाने का काम करे। लेकिन इन बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना जनता को फ़र्क पड़ता है जिसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, और ना ही अन्य किसी को। जनता को आदत है मसालेदार चटकारेदार गर्मा गर्म खबरों की, इसलिए उसे अखिलेश सिंह से ज़्यादा उनकी बेटी अदिति सिंह से जुड़ी खबरें एक्साइट करती हैं। इसलिए उसे यह जानने में ज़्यादा रुचि होती है, यह जानने में ज़्यादा आनंद आता है कि कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह का कोई अफेयर कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी से चल रहा है या नहीं। उसे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि एक 26 साल का युवक, एक उभरता हुआ सितारा, किन लोगों के कहने पर मार दिया गया। सैयद मोदी इन मसालेदार खबरों के बीच एक बासी खबर बन के रह गए हैं। ज़िंदगी अनवरत है, चलती रहती है। सैयद मोदी का नाम लेने वाला आज कोई मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात स्मरण रहे कि हर मर्डर का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। इसलिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो था जो सैयद मोदी को मारना चाहता था। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था, जिगर और दिल का खून होता है, रफ्ता रफ्ता जुनून होता है। यह एक बहुत प्रसिद्ध नज़्म है। यह नज़्म शौक लखनवी की लिखी गई है, जिसमें शायर कहता है, इश्क आफते आसमानी है, इश्क आफते आसमानी है, बरसों लोगों ने खाक छानी है। शम्म होके कहीं पिघलता है, कहीं परवाना होके जलता है। कहीं खंजर है दस्ते कातिल का, कहीं मरहम जरहाते दिल का। सैकड़ों जी से खो दिए इसने, 7 लाख बेड़े डुबो दिए इसने। ये करिश्मे सारे इसके हैं, ये करिश्मे सारे इसके हैं। कैसे कैसे जवान मारे हैं, जिगर और दिल का खून होता है, रफ्ता रफ्ता जुनून होता है।